अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। इसी तरह खुश रहें, आबाद रहें और अगर हो सके तो मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको भी दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे और हमारे तमाम कामों में आसानियाँ फरमाए। अच्छा गाइस, आज की ये जो पहली कहानी है, ये कहानी हमें मिस कोमल ने कराची नॉर्थ इस्लामाबाद से शेयर की है। बेसिकली ये कहानी उनकी दादी के साथ 1960s में या 65 के दौरान पेश आई थी और ये चाहती है कहानी हमारे जो भी लिसनर्स हैं उनके साथ शेयर की जाए। ये बताती है कि हमारी जो दादी थी उस दौर में, जिस दौर में ये कहानी उनके साथ पेश आई थी, ये पीआईबी कॉलोनी के अंदर रहा करती थी और उस दौर के हिसाब से या आज के भी हिसाब से उनका एक बड़ा घर था। ये जो घर था, इस घर के बराबर में एक घर खाली था और फिर एक घर छोड़ने के बाद, यानी एक खाली प्लॉट को छोड़ने के बाद एक ऐसा घर मौजूद था जो कि पिछले काफ़ी अरसे से न सिर्फ खाली था बल्कि उस बंगले के बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हुआ करती थीं। खैर, दादी होती जब इनकी नई नई शादी हुई, यानी ये दादा के साथ शादी करने के बाद इस घर के अंदर शिफ्ट हुई, तो ये अकेली दादा के साथ वहाँ पे रहा करती थीं। ज़ाहिर सी बात है, दादा के जो पेरेंट्स थे उनका इंतकाल हो चुका था और दादा सुबह अपने कारोबार या बिजनेस पे चले जाते और रात को कभी 10 बजे, कभी 9 बजे, कभी 11 बजे वापस आया करते। तो वैसे ही एक सर्द रात थी और दादी बताती हैं कि तुम्हारे दादा काम पे गए हुए थे। मैं उनके आने का इंतज़ार कर रही थी और मैं किचन के अंदर मौजूद थी और मुसलसल रोटी वगैरह बना रही थी। यानी कि जो भी खाने की तैयारी होती है, मेरी दादी मुसलसल वो कर रही थी। दादी बताती है कि इसी दौरानिए में मुझे ऐसा लगा कि हमारा जो बराबर वाला प्लॉट है उसके बराबर में जो खाली घर है, उस घर के अंदर से किसी शादी वगैरह की या गाने बजाने की आवाज़ें आना शुरू हुई हैं। कभी ऐसा लगता जैसे कोई संगीत का प्रोग्राम चल रहा है जिसकी आवाज़ें मुसलसल इनको अपने कानों में सुनाई दे रही थीं। कभी ऐसा लगता जैसे बहुत सारे लोग किसी तकरीब के अंदर मौजूद हैं और शायद किसी ख़ास टॉपिक के ऊपर या किसी ख़ास मौजू के ऊपर गुफ्तगू की जा रही है। दादी बताती हैं कि कुछ देर तक मैं आवाज़ें सुनती रही, जब मुझे यकीन हो चला कि वाकई में ये आवाज़ें उसी घर के अंदर से आ रही हैं जो कि काफ़ी अरसे से खाली था। तो मैंने सोचा कि ज़रा झांक, यानी कि जो भी खिड़की वगैरह मौजूद थी, जो भी बालकनी थी, वहाँ से ये उधर जाके देखें ताकि सामने का मंज़र इनके सामने आ सके। ये सोचने के बाद दादी बताती कि जब मैं उस खिड़की के पास आई और मैंने उस खिड़की से उस सामने वाले घर की तरफ देखना शुरू किया, तो हैरानकुन बात ये थी कि बावजूद इसके कि मुसलसल आवाज़ें मुझे इसी तरफ से महसूस हो रही थी, लेकिन उस घर को देखने से ऐसा हरगिज़ नहीं लग रहा था जैसे कि वहाँ पे कोई प्रोग्राम चल रहा हो। वहाँ पे वैसे ही जाले लगे हुए थे, वैसे ही मिट्टी चारों तरफ मौजूद थी और किसी भी तौर ये नहीं कहा जा सकता था जैसे कि अब से कुछ देर पहले यहाँ पे कोई प्रोग्राम चल रहा हो। खैर, अजीब बात ये थी कि दादी बताती हैं जब मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे आने के बाद मैंने गौर किया तो इस दौरानी में जो भी आवाज़ें थी मुकम्मल तौर पे थम चुकी थी। जैसे कि शायद मेरे यहाँ पे आने पे ये जो भी आवाज़ें मेरे कानों में आ रही थी, उन लोगों ने ये आवाज़ें निकालना बंद कर दी हैं। खैर, मैं अभी मुड़ने ही वाली थी कि मुझे अब बाकायदा किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज़ अपने कानों में महसूस होने लगी। अजीब बात यह थी कि ये जो गुनगुनाने की आवाज़ थी, ये बड़ी वाज़ेह आवाज़ थी और ये जो आवाज़ थी ये उसी सिम से या उसी तरफ से मेरे कानों में पहुंच रही थी जिस घर पे मैं मुसलसल नज़रें जमा के खड़ी हुई थी। अब जब मुझे इस औरत की आवाज़ें अपने कानों में सुनाई देने लगी, तो मैंने इस बंगले के गोशे गोशे में इधर उधर तलाश करना शुरू किया कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी कोने खुदरे में, किसी नीची की जगह पे, किसी बेसमेंट पे ऐसा कोई प्रोग्राम चल रहा हो जो कि मुझे पहली दफ़ा देखने पे नज़र नहीं आया हो। खैर, कुछ देर तक मैं वहाँ पे देखती रही और मुझे जब कुछ भी नहीं दिखाई दिया,
तो मैं वापस मुड़ने ही वाली थी कि मेरी नज़र सामने जो छत मौजूद थी उसके बिल्कुल आखिर में किसी जगह पड़ी। मुझे वहाँ पे हल्की हल्की सी मूवमेंट सी महसूस हुई, और जब मैंने बाकायदा उस सिमत में या उस तरफ गौर करना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई औरत वहाँ पे खड़ी हुई है, जैसे कि बहुत ज़्यादा तैयार होने के बाद या दुल्हन बनने के बाद वहाँ पे खड़ी हुई किसी का इंतज़ार कर रही हो। वैसे ही उसने कपड़े पहन रखे थे, बहुत ज़्यादा ज्वेलरी उसके जिस्म पे मौजूद थी, और ऐसा लग रहा था जैसे वाक़ईतन वो कोई दुल्हन है और उसने अपने सर के आगे दुपट्टा या घूंघट डाल रखा है। और ऐसा ही था कि जब मैंने उसके ऊपर मज़ीद गौर किया तो बावजूद उसके कि उसके चेहरे के सामने कोई दुपट्टा या घूंघट पड़ा हुआ था, मुझे यकीन हो चला था ये आवाज़ उसके पास से ही मेरे कानों में पहुंच रही है। हैरानकुन बात यह थी कि जब मैंने उसके सर से उसके पाँव तक एक बार फिर उसकी तरफ गौर किया तो अब की बार जब मेरी नज़र उस औरत के पाँव की तरफ पड़ी तो ऐसा लग रहा था बावजूद इसके कि वो दुल्हन बनी हुई है, उसने बेतहाशा महंगे कपड़े और ज्वेलरी पहन रखी है, लेकिन उसके पाँव इस कदर काले और इस कदर भयानक पाँव थे जैसे कि उसके पाँव पे बेतहाशा जख्म मौजूद हों। और अजीब बात यह भी थी कि उसके जो पाँव थे वो ना सिर्फ उल्टे पाँव थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कुछ अजीब तरीके से मुड़े हुए पाँव हैं। किसी भी सूरत किसी इंसान के पाँव इस तरह से अजीब साइज के या अजीब तरीके से नहीं हो सकते थे। अजीब बात यह थी कि मैंने काफ़ी देर तक उसको ऊपर से नीचे बार बार देखा, और हर बार देखने पे मेरे खौफ में इजाफा तो होता जा रहा था, लेकिन वो औरत अपनी जगह वैसे ही खड़ी हुई थी और मुसलसल गुनगुनाती जा रही थी। हैरानकुन बात यह भी थी कि मैं चाह रही थी कि मैं कोई कलाम पढ़ूं, कोई आयतल कुर्सी इस तरह की सूरत या आयत पढ़ूं, लेकिन ऐसा लग रहा था मैं मुकम्मल तौर पे मफलूज हो चुकी हूँ और मेरी ज़बान मेरे मुंह ने मेरा साथ देना छोड़ दिया है। खैर अल्लाह ही जानता है कि मैं जैसे तैसे पलटने के बाद वापस उस जगह आई हूँ जहाँ से मैं बाहर गई थी, और वहाँ पहुँचने के बाद मेरी हालत क़दरे बेहतर महसूस हुई। खैर वहाँ पहुँचने के बाद मैं मुसलसल 15 या 20 मिनट तक जो भी कुरानी आयत मुझे आया करती थी मैं उनकी तिलावत करती चली गई। तब कहीं जाके ये जो इस औरत के गुनगुनाने की आवाज़ थी या जो भी अजीब सी आवाज़ थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके ना सिर्फ कम हुई, बल्कि एक वक्त ऐसा आया कि ये आवाज़ मुकम्मल तौर पे बंद हो चुकी थी। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये कहानी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस ऑडियो को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। मेरा नाम इमरान है और मुझे अच्छी तरह याद है कि 2007 में जब हम लोग कोरंगी में रहा करते थे तो मैं महज 19 या 20 साल का था। मेरे फादर कोशिश किया करते थे कि हम लोग मगरिब के बाद घर से बाहर ना निकलें। उसकी दो वजूहत थी। एक वजह तो कॉमन थी कि कराची के जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे, और जो दूसरी वजह थी वो ये थी कि जो मेरे फादर थे वो कहा करते थे कि जो हमारा एरिया है यानी कि कोरंगी कॉजवे, उस एरिया के बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ या बहुत सारी मिथ्स हैं जो मशहूर हैं। तो तुम लोग कोशिश किया करो कि मगरिब के बाद घर से बाहर ना निकलो, और अगर निकलो भी तो इस पुल की तरफ या इस एरिया की तरफ ना जाओ। अब हम यूथ थे, जवान थे, खून गर्म था। हमारी कोशिश होती थी कि हमारे फादर के मना करने के बावजूद भी जब भी मौका मिले हम दोस्तों के हमरा इस कॉजवे पे या इस रूट पे चले जाया करते थे। उस वक्त जो बातें थीं वो बड़ी नॉर्मल थीं, और इत्तेफाक से हमारे साथ ना कोई वाकया पेश आया था और ना ही ऐसा लगा करता था कि उस तरफ ऐसे कोई मामलात मौजूद हैं। लेकिन अभी रिसेंट पास्ट में, यानी आप समझ लें कि 2021 और 22 में जब मैंने एक सिक्योरिटी इदारे को ज्वाइन किया
तो इत्तेफाक से जो मेरी डिप्लॉयमेंट थी वो जहाँ पे मैं रहा करता था उसके करीब ही मौजूद थी। तो अक्सर ऐसा होता था कि हमारी शिफ्ट जो है वो चेंज होती रहती थी। कभी हमें दिन की शिफ्ट मिलती थी, कभी रात की शिफ्ट मिलती थी। और सच्ची बात तो यह है कि रात की शिफ्ट के काम करने का अपना ही मज़ा है। तो 18 या 19 जनवरी थी, शदीद सर्दी हो रही थी और इत्तेफाक से रात के तकरीबन 2 पौने 2 बजे का टाइम था। अब हमें गश्त करना था और मैं इत्तेफाक से बाइक पे मौजूद था। मेरे साथ मेरा एक और सिपाही मौजूद था और हमें उस एरिए में यानी कोरंगी कॉजवे का जो रूट है उस तरफ से ही चक्कर लगाना था, क्योंकि उस रूट के बारे में बहुत सारी कंप्लेंट्स थी जो आ रही थी। कहा जाता था कि चोरी डकैती बहुत होती हैं, यहाँ पे मोबाइल स्नैच किए जाते हैं और लॉ एंड ऑर्डर के बहुत सारे मसले हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, जब हमने पहला चक्कर लगाया यानी कि आप समझ लें कि लाइसेंस ऑफिस वाला जो रोड था वहाँ से होते हुए, कॉजवे से होते हुए बिलोच कॉलोनी की तरफ आए तो सब कुछ नॉर्मल था। अब हम लोग तकरीबन 15 या 20 मिनट तक बलोच कॉलोनी का जो पुल है उसके करीब खड़े रहे। उसके बाद हम लोगों ने वापसी का रास्ता लिया यानी कि यू टर्न घुमाया और वो जो सिटी स्कूल वाला रास्ता है वहाँ से होते हुए सीधे नदी की तरफ यानी कॉजवे की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही हमने कॉजवे का जो आप समझ लें नदी थी या पुल था उसके ऊपर चढ़ाई की तो आपको पता है कि वो जो रास्ता है वो थोड़ा सा अनइवन है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा टर्न्स मौजूद हैं, बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता नहीं है। खैर, जैसे ही हम उस पुल के ऊपर या कॉजवे पे एंटर हुए तो मुझे ऐसा लगा कि उस रूट पे तकरीबन आप समझ लें 50 फीट के फासले पे कोई औरत है जो चलती भी जा रही है। अब रात के 2-2:30 बजे का टाइम है, शदीद सर्दी हो रही है और नॉर्मली आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतनी रात में कोई औरत वहाँ पे मौजूद हो। अच्छा, मैं क्योंकि बाइक चला रहा था तो सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी, जबकि जो मेरे साथ सिपाही मौजूद था वो इधर उधर देख रहा था। मुझे लगा कि शायद उसने भी इस औरत को देखा है। खैर, जैसे जैसे हम उस औरत के करीब बढ़ रहे थे तो वैसे वैसे मुझे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो औरत है ये कुछ एक्स्ट्रा लंबी है, यानी इसकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है और जैसे कि औरतें आमतौर पे चला करती हैं ये वैसे नहीं चल रही। ऐसा लग रहा है जैसे ये हवा में लेविटेट कर रही है या इसके जो पाँव हैं वो एटलीस्ट ज़मीन पे मौजूद नहीं है। अब मैंने जो बाइक की स्पीड थी उसको ना सिर्फ आहिस्ता किया बल्कि मैंने जो मेरा सिपाही पीछे बैठा हुआ था उसको कोनी मारी, उसको मुखातिब किया जैसे कि मैं उसको बताना चाहता हूँ कि सामने देखो। मेरे मुतवज्जा करने पे जब उसने भी उस औरत की तरफ देखा तो कहने लगा कि भाई ये मामला नॉर्मल नहीं लग रहा। खैर, मैंने कहा यार आगे चलते हैं, चल के देखते हैं, हो सकता है कोई साजिश हो या हमें ऐसा लग रहा हो। जैसे जैसे हम उस औरत के बिल्कुल करीब पहुंचे तो वो जो औरत थी उसके जो पाँव थे वो तकरीबन 1 फीट के फासले पे मौजूद थे, यानी कि ज़मीन से 1 फीट ऊंचाई पे थे और वो बहुत तेज़ी के साथ आगे की तरफ उड़ती हुई या बढ़ती चली जा रही थी। अब मुझे तो यकीन हो चला था कि कम से कम ये इंसान नहीं है, लेकिन मेरे साथ जो मेरा सिपाही मौजूद था वो कहने लगा कि इसके सामने चलें या फिर इससे आगे निकालें तो क्लियर हो जाएगा। खैर, मैंने जैसे ही अपनी जो बाइक थी उसकी स्पीड बढ़ाई और इससे तकरीबन 15 या 20 फीट आगे गया और आगे जाने के बाद जब पलट के हम दोनों ने वापस देखा तो ये देख के हमारे होश उड़ गए कि ये जो औरत थी इसका 90% चेहरा जो था वो ना सिर्फ जला हुआ था बल्कि उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। इसके साथ साथ वो ज़मीन से तकरीबन 1 फीट ऊपर मौजूद थी और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ ही मौजूद नहीं है। अब ये देख के मेरे तो आसान खता हो गए। मैं बाइक को भगाने की कोशिश करूं तो ऐसा लगे जैसे बाइक चल ही नहीं रही, बल्कि कुछ देर बाद तो ऐसा हुआ कि हमारी जो बाइक थी वो मुकम्मल तौर पे बंद हो गई। अब मैं अपने तौर पे किक मारूं तो किक ना लगे और अगर किक लग भी जाए तो स्टार्ट ना हो। एक अजीब सूरत हाल थी
और एक अजीब खौफनाक मंजर था जो हमारे सामने मौजूद था। इस लड़के को जो भी कुरानी आयत आती थी, इसने ज़ोर ज़ोर से ना सिर्फ पढ़ना शुरू कर दी थी, बल्कि वो मुझे भी हौसला दे रहा था। कह रहा था कि घबराओ नहीं, स्टार्ट करते रहो, बाइक स्टार्ट हो जाएगी। बिलाखिर 4-5 ट्राई के बाद बाइक स्टार्ट हो गई। लेकिन बाइक स्टार्ट होने के बाद जब मैंने गियर मारा, तो गियर मारने के बावजूद ऐसा लग रहा था जैसे बाइक आगे नहीं बढ़ना चाहती। हालांकि आमतौर पे हमारे पास जो बाइक्स होती हैं वो 125 होती हैं और मुकम्मल तौर पे फिट गाड़ी होती हैं। खैर, मैंने बार बार बिस्मिल्लाह पढ़ना शुरू की और बिला आखिर गाड़ी जो थी वो आगे बढ़ने लगी। उसके बाद जो हमने गाड़ी भगाई है, तो हमने समझ लें कि लाइसेंस ऑफिस के पास जाके, जहाँ पे एक मोबाइल खड़ी हुई थी, वहाँ जाके रोकी है। जैसे ही हम लोग लाइसेंस ऑफिस पहुंचे, तो हमारी जो बाइक थी वो बाकायदा थोड़ी सी स्लिप हुई और हम दोनों नीचे गिर गए। हम लोगों के होश उड़े हुए थे, हमारे पसीने छूट रहे थे और हमारे जो अफसरान थे वो ये समझे कि शायद कोई डाकू पीछे लग गए या कोई इस तरह का वाकया पेश आया है। लेकिन जब हमने उनको बताया कि हमने इस तरह की एक औरत को देखा है, तो कहने लगे कि भाई, जब भी यहाँ से गुजरा करो तो जाते हुए भी आते हुए भी आयतल कुर्सी पढ़ के जाया करो, क्योंकि ये जो कोरंगी कॉजवे का हिस्सा है, ख़ास तौर पे जो नदी है, इसके बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियां हैं जो मशहूर हैं। अक्सर लोगों ने यहाँ पे एक औरत को देखा है, जबकि कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि यहाँ पे जहाँ झाड़ियाँ मौजूद हैं, जो कि शायद अब कम हो चुकी हैं, उन झाड़ियों में से निकल के एकदम से कोई औरत बाहर निकलती है और एकदम से देखते ही देखते गायब हो जाती है। खैर, उस वक्त तो हम जैसे तैसे उठे, अपने आप को संभाला, लेकिन कुछ देर के अंदर अंदर ही हम दोनों को ना सिर्फ शदीद बुखार हो चुका था, बल्कि हम तकरीबन 7 से 8 दिन तक शदीद बीमार रहे। कभी कभी आपकी ज़िंदगी में इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं जिनके बारे में आप जब भी सोचते हैं आपकी हालत गैर हो जाती है। और ना सिर्फ आपकी हालत गैर होती है, बल्कि आप अल्लाह से दुआ करते हैं कि आने वाली ज़िंदगी में इस तरह के वाक़यात पेश ना आएं।